गुड इवनिंग, नमस्कार। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे न्याय निगमन के बारे में। न्याय निगमन पूरा पढ़ लिया है और आप में से मैक्सिमम विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको न्याय निगमन पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। मैं ये भी मानता हूं कि आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। जिनको दिक्कत आ रही है उनका मैं एक ऑन स्पॉट सोल्यूशन बताता हूं। आप केवल जो 2-3 दिन सिलोजिज्म की क्लास चली है उसको आप देख लेना, और देखने का क्रम क्या होगा, एक बार में देखना। एक बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एक बार में देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और मैं पूरा भरोसा करता हूं कि क्लियर हो जाएंगी। आप देख लेना। और जिन लोगों को क्लियर हो गया था उनको थोड़ा सा मैं बैक में जाके ब्रीफ भी कर देता हूं, और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कोई कार्यक्रम को कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने जो न्याय निगमन में सीखा है, पहली बात वही पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत कि किसी नियम से या कानून से 100 अपराधी छूटते हैं तो छूट जाए, लेकिन कोई निर्दोष सजा ना पाए। इसका मतलब यह हुआ निर्दोष सजा कब नहीं पाएगा, जब उसको उसके मुद्दे पे विचार करने से पहले हम 100 बार सोचेंगे, अलग अलग तरह से आर्गुमेंट सुनेंगे, सारी संभावनाओं पे विचार करेंगे, तो पूरी संभावना है कि हमेशा सही निर्णय तक पहुंचेंगे। टाइप 6 में कुछ बच्चे कह रहे हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक प्रश्न मैं यूं ही करा देता हूं, टाइप 6 का यूं ही। ये देखो, क्योंकि कल तो हम प्रीवियस ईयर तक आ गए थे, लेकिन फिर भी टाइप 6 के 2 प्रश्न करवा देता हूं। और इस बार जो लोग नहीं समझे थे पूरे ध्यान से समझना, क्योंकि ध्यान से समझोगे तो आपके लिए बेनिफिटेबल होगा। ठीक है। पहला, सभी पेन पेंसिल हैं, कोई पेन रबर नहीं है। ये दोनों कथन है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ पेंसिल रबर हैं। दूसरा, कुछ पेंसिल रबर नहीं है। तीसरा, सभी पेंसिल रबर हैं। ये 3 निष्कर्ष हैं, 2 कथन है और 3 निष्कर्ष हैं। आशा करता हूं मेरा वैलिडिटी खत्म हो गया है, फिर दोबारा सिर्फ सी सेट की क्लास ज्वाइन करनी हो तो। कोई बात नहीं बेटा, वैलिडिटी खत्म हो गया तो कौन सा मैंने जो क्लास पढ़ा दिया है आपको, वो आपके दिमाग से उसकी वैलिडिटी कभी नहीं खत्म होगी। मेरी क्लास की एक खासियत है, मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास पढ़े हैं, अगर कई बार उनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन की उपलब्धि क्या है, तो कहते हैं सी सेट, है ना। तो आप निश्चिंत रहें, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसकी वैलिडिटी कभी समाप्त नहीं होगी, वो आपके दिमाग में रहेगी। आप टाइम निकाल करके एक बार सारी क्लासेस को देख लें। ठीक है। अब चलिए आप प्रयास शुरू करिए, मैं आपके कमेंट देखता हूं। प्रयास करिए।
ठीक है बेटा, मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं, कोई पेन रबर नहीं है। रबर की दुश्मनी पेन से है, याद रखना, रबर की दुश्मनी पेन से है, पेंसिल से नहीं। और जिनके बीच कुछ पता ना हो, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जिनके बीच कुछ पता ना हो, कुछ मतलब कुछ हमें पता ही नहीं है। स्विट्जरलैंड गए थे ना फ्लाइट से, तो जिनके बीच कुछ ना पता हो वहां 4 रिश्ते होंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव यहां से मिल गया, कोई रबर पेंसिल नहीं है, कुछ रबर पेंसिल नहीं है। 2 पॉजिटिव यहां से ले लेंगे, कुछ रबर पेंसिल है, हो सकता है सभी रबर पेंसिल हो। अब आते हैं, कुछ पेंसिल रबर हैं, कुछ पेंसिल रबर हैं, यहां से सही और यहां से गलत। कुछ पेंसिल रबर नहीं है, कुछ पेंसिल रबर नहीं है, यहां से भी सही और यहां से भी सही, क्योंकि कोई पेंसिल रबर नहीं, इसलिए कुछ पेंसिल अपने आप रबर नहीं है। तीसरा, सभी पेंसिल रबर हैं, सभी पेंसिल रबर हैं, यहां से भी गलत, यहां से भी गलत। ओनली 2 इज द राइट, ओनली 2 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। आइदर 1 और 2 तो इसमें है ही नहीं। अगर ये सभी पेंसिल रबर हैं जहां लिखा है ना, यहीं में लिख देता कुछ पेंसिल रबर है, कुछ पेंसिल रबर लिख देता तो यहां सही हो जाता, तो ये यहां से डायगोनल बनता। ठीक है, चलिए एक और कराते हैं। ठीक है, एक और देते हैं। कुछ मंजिलें वफा हैं, कुछ मंजिलें वफा है, कोई मंजिल प्यार नहीं है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ प्यार वफा है। दूसरा, कोई प्यार वफा नहीं है। चौथा, कुछ वफा प्यार है। चलो इसको हल करो, और एक और लिख दूं? चलो चौथा मैं बाद में लिख दूंगा। हाँ यही स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बना रहे ना। निकालिए इन तीनों का वो निकालिए, इसमें कौन सा क्या सही है, उसके बाद एक एक कंक्लूजन मैं और नीचे लिखूंगा बाद में। मेरा आप लोगों से एक बात और कहना है कि जैसे मान लिया मैंने लिख दिया, आपने दिमाग की पूरी ताकत लगा के डायग्राम बना लिया, आपने आंसर भी फाइंड कर लिया, तो एक बार आप चेक जरूर करें, यानी फाइनल आंसर ओके करने के पहले चेक जरूर करें। एग्जाम में गोला भरने के पहले चेक करें,
अब मैं अटेम्प्ट करता हूं बेटा। कुछ मंजिलें वफा हैं, कुछ मंजिलें वफा हैं, कुछ मंजिलें वफा हैं। कोई मंजिल प्यार नहीं है, कोई मंजिल प्यार नहीं है। प्यार की दुश्मनी मंजिल से है, इस प्रश्न में भी और जीवन में भी। प्यार की दुश्मनी किससे है? मंजिल से। प्यार की दुश्मनी वफा से नहीं है, क्योंकि वफा और प्यार के बारे में डायरेक्ट तो कुछ नहीं करा कोई मंजिल प्यार नहीं है, यानी मंजिल प्यार नहीं हो सकती और प्यार मंजिल नहीं हो सकता। प्यार की वफा से दुश्मनी नहीं है, वो दुश्मनी नहीं है तो कितने रिश्ते होंगे? चार, वही स्विट्जरलैंड। क्या क्या होगा? हो सकता है कोई प्यार वफा ना हो सकता है कुछ प्यार वफा ना हो सकता है सभी प्यार वफा हो सकता है कुछ प्यार वफा हो। तो अब प्यार कहां जाएगा? वफा के अंदर। ये रहा प्यार। ओके, अब देखो निष्कर्ष करते हैं। कुछ प्यार वफा है, कुछ प्यार वफा है, बिल्कुल सारा प्यार वफा है तो कुछ अपने आप है और यहां नहीं है। कोई प्यार वफा नहीं है, कोई प्यार वफा नहीं, ये बात यहां से गलत, यहां से सही। कुछ वफा प्यार है, कुछ वफा प्यार है, यहां से सही और यहां से गलत। तो ये बन गया डायगोनल, डायगोनल। और यहां पर प्यार के नीचे प्यार, वफा के नीचे वफा, एक में हां एक में ना। सो आंसर विल बी आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है। और आपसे मैंने कहा था कि मैं एक चौथा, फोर्थ कंक्लूजन लिखूंगा। अब लिखने जा रहा हूं। कुछ वफा प्यार हो सकते हैं, कुछ वफा प्यार हो सकते हैं। अब जब भी कभी ऐसा हो कि कुछ वफा प्यार हो सकते हैं, तो हो सकते हैं जहां यहां पे थोड़ी देर के लिए विराम ले लो। अब देखो कुछ वफा प्यार हैं, कुछ वफा प्यार हैं, यहां पर तो है पर यहां नहीं है। एक तरफ है एक तरफ नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें लिखा है सकते हैं, कैन बी, कैन बी, कैन बी, मे बी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। अगर यहीं पे मैं लिख देता कुछ वफा के प्यार होने की संभावना है, संभावना का मतलब ये होता है बच्चा, परफेक्ट आंसर नहीं होता। संभावना का मतलब पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी कभी परफेक्ट होती नहीं। तो जब भी कभी संभावना से संबंधित प्रश्न होगा, मे बी, कैन बी, पॉसिबिलिटी, एक जगह से सही होगा तो वो क्या मान लिया जाएगा? सही मान लिया जाएगा। और अगर दोनों जगह से गलत होगा फिर सही नहीं होगा। पॉसिबिलिटी के लिए एक जगह से सही होना, एक जगह से गलत होना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे ख्याल से आप मेंटली सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब बहुत लंबा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न देखिए, ये 2019 का प्रश्न है, 2019 का। अब शेख यादव, प्यार वफा होता ही नहीं है, किताबों में अच्छा लगता है।
कोई बात नहीं नेहा, प्रैक्टिस छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। कम से कम कुछ टॉपिक में तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। कह रहा है कुछ चूहे बिल्लियां हैं। कुछ चूहे बिल्लियां हैं। चूहे बिल्ली। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, तो गाय बाहर हो गई। गाय की दुश्मनी सिर्फ कुत्ते से है, ध्यान रखना। गाय की दुश्मनी किससे है? कुत्ते से। गाय की दुश्मनी न तो बिल्ली से है और न ही चूहे से। लेकिन जैसे ही हमने गाय को यहां लिखा, गाय चूहे और बिल्ली से भी बाहर हो गई, एक तरफ बाहर हो गई। तो हम वो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे ना कि 100 अपराधी छूटते हैं छूटे, कोई निर्दोष सजा ना पाए। यानी हो सकता है कि गाय, सभी गाय चूहे हों, सभी गाय बिल्लियां हों। गाय की दुश्मनी कुत्ते से है। अब उस कंडीशन में गाय को हम कहां रख देंगे? यहां। ये रख दिया गाय। अब सभी गाय चूहे भी हो गई, कुछ गाय भी चूहे हो गया, सभी गाय बिल्लियां हो गई, कुछ गाय बिल्लियां हो गई। देखो डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। यहां से गलत, यहां से सही। कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। कोई भी कुत्ता चूहा नहीं, ये बात यहां से भी सही और यहां से गलत। कोई भी कुत्ता चूहा नहीं, यहां से सही वहां से गलत। कुछ बिल्लियां चूहे हैं। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, यहां से भी सही, यहां से भी सही। दैट मीन्स ऑप्शन सी, थर्ड विल बी राइट। थर्ड विल बी राइट, ऑप्शन सी। कोई बात नहीं, टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो क्या दिक्कत है? संभावना वाला प्रश्न तो पहला यूपीएससी का ही था। मैं कुछ प्रश्न बोर्ड पे लिखता हूं। सभी राजू काजू हैं। कोई राजू
कोई राजू पप्पू नहीं है। नंबर 1, कुछ पप्पू के राजू होने की संभावना है। दूसरा, कुछ पप्पू के काजू होने की संभावना है। तीसरा, सभी पप्पू काजू हो सकते हैं। काजू हो सकते हैं। और ये न्याय निगमन का आखिरी प्रश्न है। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया, सिखा भी दिया, प्रीवियस ईयर भी करा दिया। ये आखिरी प्रश्न है, आप इसको देख लो, फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। मनीष भाई एक कोई हैं कमेंट कर रहे हैं, मनीष जी मुझे बड़ा ताजुब होता है, लगता है आपने पहले इस टॉपिक को किसी बाबा से पढ़ा है ना? अखबारों में ऐड देखते हो, निकला रहता है ना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक फोन घुमाएं, बाबा फला फला फला। देखा है ऐड तो, देखा ही होगा, उसमें लिखा भी रहता है सौतन से छुटकारा, वशीकरण, कोई भी समस्या हो बाबा को फोन घुमाओ, समस्या का समाधान कर देंगे। तो यदि आप उनसे पढ़े हैं और आप सेटिस्फाई हैं, फिर आपको ये जानने की जरूरत है नहीं। और यदि आप उनसे सेटिस्फाई नहीं है तो आप उनका पढ़ाया हुआ डिलीट करो अपने दिमाग से। दूसरा डायग्राम क्यों बनता है, हर बार तो साबित कर रहे हैं, अभी फिर साबित हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन न करें, समझें सिर्फ। सभी राजू काजू हैं, सभी राजू काजू हैं, सभी राजू काजू हैं। कोई राजू पप्पू नहीं है, कोई राजू पप्पू नहीं है। पप्पू हो गया बाहर। पप्पू की दुश्मनी राजू से है, काजू से नहीं। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है, ये तीनों प्रश्न जो हैं संभावना के हैं। ध्यान से देखो, यहां संभावना लिखी है, यहां लिखा है हो सकते हैं, मतलब कैन बी। तो ऑल आर रिलेटेड टू द पॉसिबिलिटीज। अब मेरे कहने का मतलब यह है, अब अगर ये तीनों कंक्लूजन एक जगह से गलत एक जगह से सही होंगे तो सही मान लिए जाएंगे। अगर दोनों जगह से गलत हो गए तो भी गलत, और दोनों जगह से सही हो गए तब भी गलत, क्योंकि संभावना दोनों जगह सही हो गया फिर तो संभावना रही नहीं, फिर तो रिजल्ट आ गया। कह रहा है कुछ पप्पू के राजू होने की संभावना है। इसको आप ऐसे देखो, कुछ पप्पू राजू हैं, कुछ पप्पू राजू हैं, ना तो यहां है ना तो यहां है, इसलिए पहला वाला गलत। कुछ पप्पू के राजू होने की संभावना है, तो पहले आप चेक करो कि कुछ पप्पू राजू हैं, कुछ पप्पू राजू हैं, ना तो यहां ना यहां, दोनों जगह गलत हो गया, तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दैट्स क्लियर। कुछ पप्पू के काजू होने की संभावना, यानी कुछ पप्पू काजू हैं, कुछ पप्पू काजू हैं, यहां नहीं है, क्योंकि एक जगह सही हो गया इसलिए दूसरा सही हो गया, दूसरा सही हो गया। सभी पप्पू काजू हो सकते हैं, सभी पप्पू काजू हैं, यहां नहीं है। तो अगर एक जगह से सही हो गया तो सभी पप्पू काजू हो सकते हैं। सो ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। जिनके भी आ रहे हैं सेकेंड थर्ड, सबको बधाई हो, और मुझे खुशी है कि मैक्सिमम के आंसर सेकेंड थर्ड आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हम लोग इस टॉपिक को सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं नए टॉपिक की ओर।
देख लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो बच्चा, अगर आप इस टॉपिक में अर्जुन बनना चाहते हो, अर्जुन का मतलब क्या होता है? दरअसल 2021 में, 22 में, 20 में भी इससे प्रश्न पूछे गए, 23-24 में नहीं पूछा। मुझे पूरी संभावना है कि 25 और 26 में यहां से 3, 4, 5 प्रश्न भी पूछ सकता है। ये अपने दिमाग में रखना, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को क्योंकि जैसे ही समाप्त होगा, आप टाइम निकाल करके बीच बीच में, हफ्ते भर में, 10 दिन में एक बार संडे संडे ही आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना। तो 2-3 बार जब आप रिवाइज कर लेंगे तो फ्लो में रहेंगे। तो एटलीस्ट एग्जाम में 3 आए प्रश्न, 4 आए, 2 आए, 5 आए, आपके एक भी गलत नहीं होंगे। और ये टॉपिक महत्वपूर्ण है भी। कई बार क्या होता है, काफी टाइम गुजर जाता है तो हम थोड़ा सा दिमाग से स्लिप करता है। आप ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कभी दिमाग से आपके स्लिप नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको नई दुनिया की ओर लेकर के। एक बच्चा लिख रहा है मेरा फिर सही है, हम तो नींद में भी बता देंगे सर। बिल्कुल, सीखने का मतलब यही होता है डियर। मेरी ऑफलाइन में जो बच्चे क्लास लेते हैं वो यही कहते हैं कि जीवन में आज से 20 साल बाद भी कोई झटके में भी पूछेगा ना, तो आपके पढ़ाए हुए टॉपिक को हम नींद में बता लेंगे। और खासकर कैलेंडर का कोड तो पूरे जीवन याद रहेगा, 144 025 036 146। अब हम नए टॉपिक जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम क्यूब क्यूबॉइड पे डिस्कस करें, क्यूब क्यूबॉइड क्या होता है, घन और घनाभ, और या हम डायग्राम काउंटिंग पे करें। मैं सोचता हूं क्यूब एंड क्यूबॉइड पे करते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ। क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। अब सवाल यह है कि घन और घनाभ करते कैसे, घन क्या है, घनाभ क्या है। तो मेरे ख्याल से मेरे पास यहां पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं आपको घन समझा सकूं, पर मेरे पास घनाभ है। मैं उसी घनाभ से आपको घन और घनाभ दोनों समझा दूंगा। ये है टिश्यू पेपर वाला बॉक्स है, ये मेरे सामने रखा हुआ, इसको खूब ध्यान से देख लो आप। पहले भी देख चुके हो डाइस में, जब मिठाई का डब्बा वाला चेक किया था हम लोगों ने, ये देख लो। ठीक है, ये बेटा घनाभ है। घनाभ क्यों है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। घन और घनाभ दोनों की एक खासियत होती है, दोनों 3D में होंगे। 3D मतलब 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो दोनों में एक बात तो कॉमन होगी कि दोनों 3D होते हैं, 3 डायमेंशन होंगे, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। घन और घनाभ दोनों की एक खासियत है, यूपीएससी जो भी प्रश्न देगा तो घन और घनाभ को कटवाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। कई बार कलर करके कटवाएगा, कई बार बिना कलर के ही कटवा देगा। तो कैसे काटेंगे, कैसे आंसर करेंगे, ये हमारे लिए एक टास्क है। अब आप ध्यान से इस घनाभ को देखो और थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेरे हाथ में जो है ये घन है। अब इस घन की क्या खासियत है, पहला, इसमें 8 कोने हैं, 12 किनारे हैं, और 6 सतह हैं। इंग्लिश में बता दूं, सतह को सरफेस कहते हैं, कोने को कॉर्नर कहते हैं, और किनारे को एज कहते हैं, है ना। अब कहां है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पहले सतह देख लेते हैं। एक सतह आपके सामने है, ये दिख रही, एक, ये बगल वाली 2, इधर वाली 3, ये वाली 4, एक ऊपर और एक नीचे। तो सतह तो आपने 6 देख ली। अब इसमें हम कोने देखते हैं, कोने यानी कॉर्नर। जहां मैं फिंगर रख रहा हूं ये कोने वाला हिस्सा, ये एकदम कोने का। एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये 2, ये कॉर्नर 3, ये कॉर्नर 4। तो 4 ऊपर कॉर्नर है और 4 ही नीचे हैं कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर हो गए।
अब सवाल है कि किनारे कहाँ हैं? किनारे, किनारा किसको कहते हैं बच्चा? ये देखो, ये जहां मैंने हाथ रखा, अब मैं हाथ अपना चलाऊंगा, ऐसे यहां तक चला, एक किनारे हो गया, और ये बगल का दीवार 2, ये नीचे की सतह 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, 8, 9, 10, और इधर आ जाएंगे तो 11, और ये वाला 12, 12 किनारे हैं कुल। तो इसमें 8 कोने हैं, 12 किनारे हैं और 6 सतह। बिल्कुल बच्चा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा जैसे जो टेक्निकल इश्यूज हो, जैसे अब ये तो याद करना पड़ेगा ना कि क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या होता है, 6 सतह होगी, ये तो याद करना पड़ेगा। और सवाल है कि याद करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको ये डब्बा दिखा के याद क्यों कराया है। आज आपको मैं एक बात बता दूं, कौन सी बात हमें याद रहती है, कौन सी बात याद नहीं रहती। आज ये बहुत अपने दिमाग में रख लेना। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, एनवायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, करंट अफेयर्स हो, सीसेट हो, अगर आपको लगता है कहीं पे हमें कोई डाटा याद रखने की जरूरत है, खूब ध्यान से सुनना, या कोई टॉपिक या कोई हिस्सा ऐसा है कि हमें याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ते वक्त उसको इवेंट बना दो। इवेंट क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। हमारा दिमाग जो होता है इवेंट को याद रखता है, कभी दिमाग से निकलता नहीं। जैसे बचपन में आप कभी अपने दादी के यहाँ, नानी के यहाँ गए होंगे गांव में, तो अगर कोई पुराना खंडहर मकान रहा होगा, या कोई बड़ा पीपल का पेड़ रहा होगा, बरगद का पेड़ रहा होगा, और रात में आप खुराफात करते रहे होंगे या करती रही होंगी, तो आपकी दादी नानी ने बताया था उधर मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है, भूत, बताया रहा होगा। ये जनरली हमारे हिंदुस्तान में बच्चों को बता दिया जाता है बचपन में, डराने के लिए। भूत का कॉन्सेप्ट भी है, सफेद साड़ी में चुड़ैल रहेगी, ये भी कॉन्सेप्ट। जबकि किसी ने भूत नहीं देखा संसार में, न दादी नानी ने देखा था, ना आपने देखा है, ना मैंने देखा है। अब आप ध्यान से सुनना, क्योंकि दादी नानी ने आपके दिमाग में उस खंडहर की तरफ आप न जाएं, उन्होंने चुड़ैल का कॉन्सेप्ट दे दिया, तो वो आपके दिमाग में इवेंट बन गया। और आज भी जब आपकी उम्र लगभग मेच्योर हो चुके हो, आप एडल्ट हो गए हो, और आज से 10 साल बाद भी, मैं नहीं कहता आप भूत से डरोगे, लेकिन जब जब वहां से आप गुजरोगे और जब जब वो खंडहर बिल्डिंग आपको दिखेगी, मेरा दावा है कि वो दादी और नानी द्वारा कहा हुआ वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक इवेंट था, समझ गए? यानी उस इवेंट का अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं, फिर भी हमें याद है क्योंकि वो एक इवेंट था। ऐसे ही मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, 2-4 लड़के आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, आप वहां से गुजरे, नजर पड़ी, फिर आप आगे बढ़ गए, आप उसको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि लड़कों के बीच में मारपीट होना एक सामान्य घटना है, इवेंट नहीं है। और किसी दिन आप चौराहे से गुजर रहे, देखा कि एक लड़के को 2 लड़कियां, 2 नहीं, 2 और बढ़ा दो, 4 कर दो, 4 लड़कियां मिलके मार रही हैं। लड़कियों को मारते हुए घूम घूम के, उछल उछल के आप पहली बार देखें, इवेंट होगा आपके लिए, क्योंकि हमारा समाज सामान्यतः मानता है कि लड़कियां सड़क पे मारपीट नहीं करती। लेकिन अगर 4 लड़कियां मारपीट कर रही हैं एक लड़के को, तो आप अगर वहां 1 मिनट के लिए भी रुकेंगे, 1 मिनट के लिए, तो उन चारों लड़कियों का चेहरा और उस लड़के का जो पिट रहा होगा उसका चेहरा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि इवेंट है। और आप 6 महीने, साल भर बाद किसी मेट्रो में, ट्रेन में, बस में या सड़क पर उस लड़की या उस लड़के को देखेंगे, तो आपको तुरंत आ जाएगा कि हाँ ये वही है, वही है। क्यों? क्योंकि जबकि यहां भी लड़की लड़के से आपका कोई लेना देना नहीं था, बट आपके दिमाग को इवेंट एक्सेप्ट करने की आदत है। तो कुल मिला के मैंने आज आपको वो मंत्र दिया कि अगर कभी कोई चीज आपको याद ना हो रही हो, बार बार पढ़ रहे हो, दिमाग से स्लिप कर जा रही हो, तो कोशिश करो, उसे ढूंढो, उसे इवेंट बना दो। कभी इवेंट ऐसे बनाया जिसे पढ़ करके मम्मी को सुनाओ 2 बार 3 बार, उन्हें ही समझा डालो कि पानीपत में तीसरी लड़ाई ऐसे से ऐसे हुई थी, है ना। फॉर्मेशन आप अर्थ समझाना है तो पापा को ही समझा डालो। पापा सोचो कितनी अच्छी अर्थ होगी पृथ्वी, कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना। टेक्टोनिक प्लेट समझाना, अपने भाई को पकड़ के समझा दो। और जीवन में कुछ लोग तो होंगे ही, और जब ये बात मैं कह रहा हूं जीवन में कुछ लोग होंगे ही,
तो आप समझ तो गए ही होंगे। तो अगर वो भी कभी आपको याद करें ना, तो दुरुपयोग मत करो समय का। जो सब्जेक्ट आपको याद नहीं हो रहा वही सामने वाले को सुनाओ। अगर उसको सुनना है तो ठीक है, नहीं सुनना तो कोई बात नहीं। 2 बार 3 बार सुना के आप उसको इवेंट बना देंगे ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो यहां पे आते हैं, ये देखिए, ये मैंने इवेंट बना दिया। इसमें 6 सतह हैं, एक ऊपर एक नीचे एक यहां एक यहां, 6 सतह है, ठीक है। और 6 सतह के अलावा इसमें 8 कोने हैं, ये कोने, और 12 किनारे हैं। मैं समझता हूं कि अब जब भी कभी क्यूब एंड क्यूबॉइड आपके सामने आएगा प्रश्न, तो आपको क्लियर दिखेगा कि ये रही 6 सतह, ये रहे 4 ऊपर के 4 नीचे के कॉर्नर यानी कोने, और ये होता है किनारा। ये जो पूरा साइड होता है इसको क्या कहते हैं? किनारा। अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं बेटा, वो 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं। वैसे पहला कि एक हमारे पास घन है और उस घन को हमने मतलब कलर किया, काले रंग से, लाल रंग से, हरे रंग से कलर किया। घन की लंबाई चौड़ाई दे देगा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी। फिर पूछेगा कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। अब जब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा तो फिर प्रश्न बनेंगे। क्या क्या प्रश्न बनेंगे? पहला ये बनेगा कि बड़े घन में कुल कितने कट लगेंगे, यानी चाकू हमें कितनी बार चलानी होगी, है ना। दूसरा प्रश्न बनेगा कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होंगी। तीसरा प्रश्न बनेगा कितने सतह घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी। केवल, ध्यान देना, केवल का यहां बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिर पूछेगा कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। फिर पूछेगा कितने घन ऐसे होंगे जो रंगहीन होंगे। ये तो हो गया साधारण सवाल। अब यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसके लिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी। अब यूपीएससी को पूछना होगा तो यूपीएससी पूछे केवल नहीं लगाएगा, वो पूछेगा कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। तो अब 2 सतह में 2 वाले तो होंगे, 3 वाले भी शामिल हो जाएंगे। आपको अगर यूपीएससी और दुखी करना चाहेगा तो लिखेगा कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एटलीस्ट एक सतह रंगीन होगी। अब कम से कम लगा दिया, इसको समझना एक कठिन काम हो गया। दूसरा पूछ लेगा कितने घन ऐसे होंगे जिनकी अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन होगी। तो सवाल है कि यूपीएससी के प्रश्नों को समझने के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। वास्तव में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम इसे ये समझते हैं, ठीक है। अब बच्चा मैं लिखता हूं प्रश्न, एक घन जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, काले रंग से रंगने के बाद एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, कुल कितने कट लगेंगे? कुल कितने कट होंगे? प्रश्न नंबर 2, 3 सतह रंगीन कितने होंगे? केवल 2 सतह रंगीन
सॉल्व कर लिख लीजिए। चार नंबर पे लिखा है बेटा केवल एक सतह रंगीन कितने, वो गलती से जो है ना, लो सही कर देता हूं, केवल एक सतह रंगीन कितने होंगे। आप पहले प्रश्न को आराम से देख लो, है ना, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, पहली बार पढ़ रहे हो तो आप पढ़ किससे रहे हो, इस पे फोकस करो, है ना, हम आपको सिखाएंगे। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको बोर्ड पे रखने की जरूरत नहीं, मैं इसको ये कवर हटाने जा रहा हूं और फ्रेश कवर लेकर के हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। पहली बात, पहले हम निकालेंगे कुल छोटे घनों की संख्या। जाहिर सी बात है, छोटे घन कहां से निकलेंगे, बड़े घन के अंदर से ही निकलेंगे काट के। तो जो बड़े घन का आयतन होगा, आयतन वॉल्यूम, उसी में से छोटे घन निकलेंगे। भाई आपने केक रखा है, मान लिया केक ले आए, बर्थडे में काट के खिला रहे हैं सबको, तो जो काट काट के निकालेंगे वो कहां से निकलेगा, बड़े वाले में से तो निकलेगा। तो छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घन की लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई ऑब्लिक छोटे घन की लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। बड़े घन की लंबाई कितनी है, 3, तो 3 चौड़ाई होगी और 3 ऊंचाई होगी। छोटे घन का एक साइड 1 है तो 1 गुणित 1 गुणित 1 होगा, यानी 27/1। हमारा आंसर क्या आ गया, 27। तो पहली बात, कुल घनों की संख्या होगी 27, दैट्स क्लियर। अब जब भी हम घन निकालेंगे, क्योंकि घन क्या होता है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, बराबर होती है, 3D में होता है। तो 3D में होता है तो इसलिए 3D को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत होती है। उस कांस्टेंट वैल्यू को आप के भी कह सकते हो, एक्स कह सकते हो, ए कह सकते हो, बी कह सकते हो, जो चाहो वो कहो। तो उसके लिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर दो फार्मूला होता है, बड़े घन की भुजा ऑब्लिक छोटे घन की भुजा। अर्थात 3/1, अर्थात क्या आ गया, 3। ठीक है। दूसरा एक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर क्यूब रूट, क्यूब रूट कहते हैं घनमूल, किसका घनमूल, छोटे घनों की संख्या का, घनों की संख्या का। तो इसका घनमूल निकालने में आपको दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो घनमूल निकालना होगा वो आपको 27, 64, 125, 216, 343 इसी का निकालना होगा। इसलिए घनमूल को लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3, यानी x की वैल्यू दोनों जगह से कितनी आ जाएगी, 3, वहां भी यहां भी। कोई बात नहीं बच्चा, मैथ याद आती है तो मेरी क्लास में मैथ के अलावा भी बहुत कुछ याद कराता हूँ ना, चुटकुले भी तो सुनाता हूँ।
है ना, आप चिंता ना करो। हम मैथ, आपको पता है मैथ को एक यूपीएससी में निबंध आया था, शायद आपने लिख दिया इसलिए मैं चर्चा कर दूं। और आजकल चूंकि मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू भी चल रहा है मेंस के बाद का, तो मॉक में बैठता हूं तो ज्यादातर जो बीटेक वाले आते हैं या जो उन्होंने बीई कर रखा है या कोई एमएससी मैथमेटिक्स है, तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं। ये यूपीएससी में आया था 2-3 साल पहले निबंध में, निबंध था मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ लाइफ, मतलब गणित जीवन का संगीत है। कितना बढ़िया लाइन है ना, गणित जीवन का संगीत है, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ लाइफ। हकीकत यह है कि हमारे देश में मैथ को पढ़ाया ही ऐसे जाता है बचपन में, मार मार के, यहाँ आओ राजू इधर आ, 2 फाइट लगाया, कल्लू तो इधर आ, 2 डंडे मारा। अब टेबल क्या पूछेंगे, 17 का, 14 का, 15 का, टेबल पूछना नहीं था, टेबल उन्हें सिखाना था। तो मैथमेटिक्स बिल्कुल दिक्कत न करती। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, मैथ्स को आप संगीत की तरह लें, समझ लीजिए जीवन में एक संगीत चल रहा। अब पहली बात, कट कितने लगेंगे, कट की विशेषता जान लो। कट लंबाई में भी लगेगा, चौड़ाई में भी लगेगा और ऊंचाई में भी लगेगा। अब कट लगता कैसे है, देखो, अगर कोई 3 से, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है ना लाइन जो मैंने खींची है, और इसको 1-1 सेंटीमीटर में काटना है, तो पहला कट आप यहां लगाओगे, पहला कट लगाया, 1 सेंटीमीटर कट गया, बचा कितना, 2। अब आपको केवल एक कट लगाना है, 3 भागों में बट गया। इससे हमें एक सबक मिली, अगर किसी चीज को 3 भागों में बांटना है तो 2 कट लगाने होंगे, 3 बराबर भागों में बांटना है 2 कट लगाने होंगे, 4 बराबर भागों में बांटना है तो 3 कट लगाने होंगे, 5 बराबर भागों में बांटना है तो 4 कट लगाने होंगे। दैट्स क्लियर। अब कट लंबाई में भी लगेगा, चौड़ाई में भी लगेगा और ऊंचाई में। तो 2 कट लंबाई में लगेंगे, 2 चौड़ाई में और 2 ऊंचाई में, कुल कट कितने लगेंगे, 6 कट लगेंगे। अब अगला प्रश्न था कि 3 सतह रंगीन कितने होंगे, 3 सतह रंगीन। इसका उत्तर हमेशा 8 होगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि 8 कोने होते हैं, और घन छोटा हो घन बड़ा हो, कोने हमेशा 8 ही होंगे। दैट्स क्लियर। तो हमेशा इसका उत्तर क्या होगा, 8। दूसरा, केवल 2 सतह रंगीन, केवल 2 सतह रंगीन निकलता है किनारों से, और किनारे कितने होते हैं, 12। केवल एक सतह रंगीन निकलता है सतह से, सतह कितनी होती है, 6। और रंगहीन कहां से निकलता है, अंदर से, रंगहीन अंदर से निकलेगा, सबसे नीचे से। अब आप देखो, इन तीनों में हम x-2 से गुणा करेंगे। x-2 से क्यों, x दरअसल तीनों डायमेंशन का कांस्टेंट नंबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो 2 डायमेंशन माइनस करेंगे, एक ही डायमेंशन से करेंगे, तो x-2 यहां हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा x-2 का क्यूब। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर एग्जाम में हमें याद कैसे रहेगा, कहां x-2 का गुणा करना है, कहां x-2 के स्क्वायर का और कहां x-2 के क्यूब का। तो हम सभी भारतवासी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का सिद्धांत जानते हैं कि जो ज्यादा अमीर है उसको थोड़ा देना है, जो उससे थोड़ा सा गरीब है उसे थोड़ा ज्यादा देना है, जो एकदम गरीब है उसे और ज्यादा देना है। तो देखो ये 12 है, इसके पास पहले से व्यवस्था है, तो इसको हमने केवल x-2 से गुणा किया। ये 6 है, इससे गरीब है, तो इसको x-2 का स्क्वायर दे दिया। इस बेचारे के पास कुछ नहीं है, रंगहीन के पास कुछ नहीं है, एकदम गरीब है, तो इसे हमने x-2 का क्यूब दे दिया। अब सब जगह x की वैल्यू रख दो, यहां रखोगे तो 12 गुणित 3-2 अर्थात 12, यहां रखोगे तो 6 इंटू 3-2 का होल स्क्वायर, क्या होता है 1, उत्तर कितना आ गया 6, और यहां रखोगे तो 3-2 का होल क्यूब अर्थात 1, 6 7, 12 7 19 और 8। और इसकी खासियत क्या होगी, जब आप इनको जोड़ेंगे ना, 3 सतह, केवल 2, केवल 1 और रंगहीन को, तो ये टोटल किसके बराबर होंगे, घनों की संख्या के।
अब आप इसे नोट कर लें। ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं कि एक बार और समझा दीजिए, वो पहले ध्यान से देख लें, मैं तो समझा ही दूंगा। एक बार देख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। 10 वाले नहीं, मैं तो 1000 की भुजा वाला भी बता सकता हूं। पहले लोगों को ये इतना तो समझ में आ जाए। वन कैसे आए बेटा? 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। ये देखो, एक बच्चा पूछ रहा है 1 कैसे आया। 3 - 2 हटाओगे 1, 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा बच्चा? 1 ही तो आएगा। ये 8 12 6 किसको समझ में नहीं आया? जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है, या कहां से क्या आसमानी बारिश हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। 3 सतह रंगीन 8 होंगे, क्योंकि 8 कोने होते हैं। अब तुम ये कहोगे कि ये 8 कोने मुझे संसार में कहीं नहीं दिखते, तो इस क्लास को दोबारा रिवाइज करके देखना। बाबागिरी वाला काम मत किया करो। तुम्हारे कमेंट से मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि तुम क्लास सीरियस होकर नहीं ले रहे हो। ऐसा काम मत करा करो। 8 कोना कितनी बार दिखाया था? 12 किनारे कितनी बार दिखाए थे? 6 सतह कितनी बार दिखाया था? डब्बा उठा उठा के दिखाया है, फिर भी लिख रहे हो कहां से आ रहा है। गजब हो यार। 3 सतह रंगीन हमेशा कोनों से निकलेंगे, कोने होते हैं 8। केवल 2 सतह रंगीन निकलेंगे किनारे से, किनारे होते हैं 12, लिख दिया। एक सतह रंगीन हमेशा निकलता है सतह से, सतह होती है 6, और रंगहीन निकलता है अंदर से। बस ऊपर वाले को छोड़ के तीनों जगह x - 2 से गुणा करना है। क्योंकि ये अमीर है तो इसमें x - 2 से गुणा किया, ये थोड़ा सा गरीब है तो x - 2 का स्क्वायर दिया, ये और गरीब है तो x - 2 का क्यूब किया। अब पूछोगे x कहां से प्रकट हो रहा है? x यहां से प्रकट हो रहा है। x क्यों प्रकट हो रहा है? क्योंकि ये 3D में होता है ना, एक एक साइड का निकालोगे। कुछ लोगों ने लिखा 2 क्यों माइनस कर रहे हैं, मैंने कहा 3 डायमेंशन होते हैं, तो हर डायमेंशन के निकालने के लिए x में से 2 माइनस कर देते हैं, यानी एक डायमेंशन से निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं।
एक्स की वैल्यू निकालने के दो तरीके, पहला बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा छोटे घनों की संख्या का घनमूल निकालो तो आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि सबको क्लियर हो गया है, और उन्हीं लोगों को क्लियर नहीं हुआ जो खलीफा और बाबा हैं, और सबको क्लियर हो गया है। अब दूसरा प्रश्न कराऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब फाइट करोगे ना अपने से तो क्लियर हो जाएगा। कट कैसे लगा तो मैंने बता दिया, कट लंबाई में भी लगता है, चौड़ाई में भी लगता है और ऊंचाई में भी लगता है। तो लंबाई 3 थी तो 2 कट लगे, चौड़ाई 3 थी तो 2 कट लगे, ऊंचाई 3 थी तो 2 कट लगे, और सब कुछ एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब डन हो गया। अब प्रश्न लिखो। भुजा वाले घन को नीले रंग से रंगने के बाद 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा गया। अब मैं प्रश्न लिखूंगा नहीं, बोलूंगा। आप पहले इतना लिख लें, फिर मैं प्रश्न आपको बोल रहा हूं। लिखो प्रश्न नंबर 1, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? प्रश्न नंबर 2, कुल कितने कट लगेंगे? कुल कितने कट लगेंगे? प्रश्न नंबर 3, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? 3 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? अगला प्रश्न, केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? अगला प्रश्न, केवल 1 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? केवल 1 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? नेक्स्ट, कितने घन रंगहीन होंगे, कलरलेस? कितने घन रंगहीन होंगे? और आखिरी प्रश्न ध्यान से लिखना, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी? कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी? अब शुरू हो जाओ बच्चा, आंसर फटाफट लिखते रहो जिनके ऑल क्लियर हैं, फिर मैं बोर्ड पे खड़ा होकर एक्सप्लेन करूंगा।
कोई नहीं, मैं सब बताऊंगा। चलो बच्चा, अब मैं शुरू होता हूं। पहला, कुल घन कितने होंगे? कुल छोटे घन, तो बड़े घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में छोटे घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से भाग दे दिया। 64/1 को क्या कहेंगे? 64, 64। और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर होता है बड़े घन की भुजा ऑब्लिक छोटे घन की भुजा। तो कितना आ गया? 4। ये सब हम बता चुके हैं, है ना। अब कट कितने लगेंगे? कट, कट 3 लंबाई में लगेंगे, 3 चौड़ाई में लगेंगे, 3 ऊंचाई में लगेंगे। टोटल कट कितने लगेंगे? 9। क्योंकि 4 सेंटीमीटर का है ना, तो एक कट मारा यहां, फिर एक यहाँ 2, और लास्ट लास्ट में 2 सेंटीमीटर एक कट मारेंगे, और 3 कट में जो है चारों 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? अब बच्चा प्रश्न शुरू करते हैं। पहला, 3 सतह रंगीन, इसका उत्तर हमेशा 8 होगा, क्योंकि 8 कोने होते हैं। दूसरा प्रश्न, केवल 2 सतह, केवल 2 सतह रंगीन, 12 इंटू x-2, तो 12 इंटू 4-2, 4-2 होता है 2, तो 12 गुणित 2 बराबर 24। केवल एक सतह, 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, यानी 6 इंटू 4-2 का होल स्क्वायर। 4-2 होता है 2, 2 का वर्ग होगा 4, तो 6 गुणित 4 बराबर 24। इसका भी उत्तर आ गया 24। चौथा, रंगहीन, कलरलेस, इसका फार्मूला होगा x-2 का होल क्यूब, 4-2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब, तो ये कितना हो गया? 8। एक प्रश्न बेटा मैंने लास्ट में बोला था कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी। केवल नहीं, केवल नहीं लगाया था। अगर इसमें लगाता मैं केवल एक सतह, तो केवल एक सतह तो 24 होगा, केवल 2 सतह भी 24 होगा, रंगहीन 8 होंगे, 3 सतह 8 होंगे। जब प्रश्न मैंने ये पूछा था कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, तो देखो, जो ये 8 3 सतह रंगीन है, इनकी भी एक सतह रंगीन है। 24 जो 2 सतह रंगीन है, इनकी भी एक सतह रंगीन है। और जिनकी एक है तो वो तो है ही है। तो 4-4 8-8 16, 2-2 4-1 5, 56, 56 इज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, जिसका सब सही है उसे भी बधाई।
क्लियर है सबका? अब आपकी अगर इच्छा हो तो, चूंकि आज मैं क्यूबॉइड पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आज ही क्यूबॉइड पे डिस्कस कर दूंगा तो जो क्यूब मैंने मेहनत से सजाया है ना, ये स्लिप कर जाएगा, मतलब जहां तक पहुंचा वहीं से बाहर निकल जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, है ना? 2 डेटा मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है बेटा, मैं 2 डेटा लिख दूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन यही सेम होंगे। क्या क्या होंगे? कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, कुल कट कितने लगेंगे, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 1 सतह रंगीन होगी, कितने घन ऐसे होंगे जो रंगहीन होंगे। और उसी के साथ 2 प्रश्न मैं एक्स्ट्रा जोड़ने जा रहा हूं, कम से कम और अधिक अधिक वाले। ठीक है, तो मैं एक बोर्ड पर पहले डेटा लिख देता हूं, फिर ये जो प्रश्न मैंने 5-6 बोले ये तो रहेंगे ही, उसके अलावा 2 प्रश्न उसमें आपको और ऐड करना है ना? और करके घर पे प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको प्रश्न लिख दे रहा हूं। एक घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, लाल रंग से रंगने के बाद, लाल रंग से रंगने के बाद 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। मतलब 6 सेंटीमीटर भुजा वाले को रंगने के बाद छोटे घनों में काटा गया। अब जो 5-6 प्रश्न है बेटा, जो इसके पहले बोला है वही सेम रिपीट करेगा। अब हम जो एडिशन करने जा रहे हैं 2 क्वेश्चन, ध्यान से देखो। पहला आपको निकालना है अधिक से अधिक दो सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे। एक ये प्रश्न आपको निकालना है। दूसरा, कम से कम एक सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे। और तीसरा प्रश्न, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, रंगीन होगी। ये 3 प्रश्न हैं, आप इनको पहले नोट कर लीजिए।
ठीक है बेटा, हमारे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। और मैं आपको अगर होमवर्क दे रहा हूं तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेना, क्योंकि ये मैं जानबूझ के सोच समझ के दे रहा हूं। कई बार क्या होता है कि क्लास में हम होते एक माइंड सेट होता है। मैं क्या चाहता हूं, जब आप एग्जाम में अपीयर होने जाएं, जिस भी ईयर अपीयर हो 25, 26, 27, तो आपको पता है पेपर गर्मी में ही होगा, मई महीने में होगा, और सी सेट का पेपर हमेशा सेकंड मीटिंग में होगा। तो सेकंड मीटिंग आदमी वैसे भी एग्जॉस्ट हो चुका होता है सुबह जीएस का पेपर देके। उस सिनारियो में जो दिमाग का फंक्शन होगा ना, बड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो अगर हम सारे टॉपिक को नॉर्मल टेम्परामेंट पे सेट करके रखेंगे, तो वहां जैसे ही प्रश्न आएगा हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप इसे घर पे जरूर करना। और आज मैंने इसीलिए सिर्फ क्यूब लिया, क्यूबॉइड नहीं लिया, क्योंकि फिर दोनों मिसलिनियस हो जाए, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट में अंतर होगा ना। कॉन्सेप्ट तो यही होगा, मैं इसी स्टाइल में पढ़ाऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट पे उसे भी कराऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा तो अंतर आता ही है भाई। घन की सारी जो है भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ में अलग अलग हो जाती हैं। तो आप एकदम निश्चिंत रहें। और जिन विद्यार्थियों ने सिलोजिज्म पढ़ा है, समझ गए हैं, वो एक हफ्ते बाद रिवाइज करें। जिन्हें नहीं समझ में आया वो क्विक रिवाइज करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।